नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है दामिनी अबला नहीं है और उसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। क्या माई और बापू सही थे? यह बात भी सच थी कि कस्बे के अन्य लड़के और आदमियों की तुलना में दिग्विजय का सौम्य व्यवहार उसके मन को प्रभावित कर गया था। जिस प्रकार उन्होंने तुरंत ही बस्ती वालों को अपनी जगह रहने दिया, वह उनके अच्छे व्यवहार का घोतक था। यह सब सोचते हुए आज उसका मन भावनाओं की भेंट चढ़ा जा रहा था। शंकर को राजेश्वरी देवी की कार एक बार फिर कस्बे में छोड़ गई थी। वह हाँफता हुआ आते ही खटिया पर लेट गया। उसकी सांस एक बार फिर धोखनी सी चल रही थी, परंतु इस बार उसके चेहरे पर संतुष्टि थी, छाया थी। वह अपनी सारी पीर भूलकर भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न में डूब गया था। जैसे सप्ताह भर दामिनी के मन में द्वंद्व चलता रहा। इधर शंकर का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिर रहा था। आज दामिनी को शंकर के लिए दोबारा अस्पताल ले जाना था, उसकी जांच करवाने। बस्ती के ही सज्जन काका आज उनके साथ शंकर को लेकर अस्पताल आए थे। डॉक्टर ने एक बार फिर दामिनी से कहा था कि शंकर की सारी उच्च स्तरीय जांच करवानी होगी और जल्द ही उसे ऑपरेशन के लिए भी तैयार करना रहना पड़ेगा। दामिनी चुपचाप सुनती रही। डॉक्टर से जांचों और ऑपरेशन के खर्च के विषय में जानकर जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। इतनी बड़ी रकम सुनकर उसका जी सा मिचल गया था। वह सप्ताह भर की दवाइयां और लेकर शंकर को लेकर वापस कस्बे में लौट आई थी। वह इस बात से अनजान थी कि एक कार भी उसके पीछे पीछे कस्बे की ओर बढ़ रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था कि पिछले एक सप्ताह से कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। यह राजमाता यशोदा देवी थी, जो स्वयं जानना चाहती थी कि दामिनी किस प्रकार की लड़की थी। राजमाता पिछले एक सप्ताह से देख रही थी, राजेश्वरी परेशान थी। उन्होंने अपने सूत्रों से यह भी पता लगा लिया था कि दामिनी ने राजेश्वरी के भेजे प्रस्ताव पर अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। वह यह बात जानने को उत्सुक थी कि दामिनी किस प्रकार की लड़की थी, जो सामने से आए सुख वैभव को स्वीकारने में इतनी देर लगा रही थी। वह यह भी पता कर चुकी थी कि दामिनी का पिता शंकर गंभीर रूप से बीमार था। यह बात उनके कुल के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए वह आज स्वयं दामिनी से मिलने उनके घर जा पहुंची थी। राजमाता को दामिनी के द्वार तक आते देखकर कस्बे में हड़बड़ी सी मच गई थी। एक बड़ी भीड़ फिर से एक बार उसके द्वार पर इकट्ठा होने लगी थी। राजमाता के इशारे पर उसके अंगरक्षकों ने भीड़ के सभी लोगों को द्वार पर ही रोक दिया था और अब राजमाता दामिनी से मिलने उसके घर में प्रवेश कर चुकी थी। पूरे घर की स्थिति पर एक उचटती निगाह डालते हुए उनकी निगाहें सामने बैठी खाना बना रही दामिनी पर जा टिकी थी। उन्हें आया देखकर शंकर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया था और चमकी बाई ने खाट झाड़कर राजमाता को विनम्रता से बैठने का आग्रह किया था। इतनी देर में दामिनी भी उठकर अपने आटे से सने हाथ झाड़ते हुए उनके पास आ गई थी। राजमाता दामिनी को देखती रह गई थी। यह कहाँ इन बंजारों की बस्ती में फूल खिल उठा है। धूल से सने पाँव, आटे से सने हाथ लिए और मटमैली धोती पहने हुए भी उसकी रूप की आभा देखकर राजमाता चकित थी। दामिनी ने उन्हें सामने देखकर झुककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर राजमाता प्रभावित हो गई थी। दिग्विजय की आंखों में जो चमक उन्होंने देखी थी, उसका कारण उन्हें समझ में आ गया था। उन्हें यह भी देखना था कि क्या वास्तविकता में दामिनी सच में उस कसौटी पर खरी उतरती थी जो दिग्विजय ने उनसे कही थी। उन्होंने दामिनी से एकांत में बात करने की इच्छा जताई, जिसको सुनकर शंकर और चमकी माई मंडैया से बाहर निकल गए थे और दामिनी उनके सामने खड़ी हो गई थी। राजमाता बड़े ध्यान से दामिनी की मन स्थिति का अवलोकन कर रही थी। उन्होंने उसे पास से देखा तो वह अति गौरवर्णीय थी, जो कुछ वक्त और कुछ अच्छे खान पान के अभाव में कुछ पीली सी लग रही थी। रूप सज्जा के संसाधनों के अभाव के बावजूद भी उसका मटमैला हुआ दुग्ध वर्णीय चेहरा गंभीरता की चादर ओढ़े दमक रहा था। वह देख पा रही थी कि धन के अभाव में भी उसके रूप में संपूर्णता थी। क्या वह गुण में भी इतनी ही धनी थी जितनी के रूप में? यह सोचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और बुरी तरह से टूटी फूटी हुई मढ़ैया भी दामिनी के कौशल को दर्शा रही थी। जिस तरह से आंगन करीने से लीपा गया था और जिस तरह से जो भी सामान वहां उपस्थित था, वह करीने से सजा कर रखा गया था, वह दामिनी की कुशलता बताने के लिए पर्याप्त था। साथ ही साथ
फूल और पीतल के खाने के बर्तन बड़ी सुंदरता से धुले हुए कमरे में एक और चिने पड़े थे तथा साथ ही साथ भात की उड़ती सौंधी महक राजमाता के स्वाद इंद्रियों को जागृत कर रही थी। यह सब देखकर राजमाता का मन प्रसन्नता से भर उठा था। कुछ सहायता कर सके ऐसा सोचते हुए उन्होंने रुपयों की एक गड्डी उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लो, यह रकम तुम्हारे पिता के इलाज में काम आएगी। दामिनी ने रोष भरी दृष्टि से उन्हें देखा और मुंह फेर लिया था। उसकी अभिलाषामयी शून्यता ने कुछ उत्तर नहीं दिया था। राजमाता ने बार बार आग्रह करा कि वह उन रुपयों को ले ले और अपने पिता का सुचारू रूप से इलाज कराए, तो दामिनी ने अपने क्रोध को छुपाते हुए यथासंभव आदर का भाव बनाए रखते हुए उनसे कहा था, जाकी कोई जरूरत ना है माता जी। भाग्य में अगर लिखा होगा बापू के सही होना तो बापू सही हो जाएंगे। ऐसे बिना मेहनत के बिना कारण के पाई लक्ष्मी से तो हमारे बापू सही होने से रहा। उनके चेहरे पर उभर आई स्वाभिमान की क्रोधाग्नि को देखकर राजमाता आश्चर्यचकित हो गई थी। दामिनी जिस विषम परिस्थितियों में जीवन की नैया आगे बढ़ा रही थी वह पूर्ण रूप से परिलक्षित था कि ऐसे में भी धन का कोई भी लोभ उसे छू भी नहीं पाया था। यह देखकर राजमाता का हृदय गदगद हो उठा था और उन्हें दिग्विजय की कही यह बात याद आ गई थी कि वह गुण में कैसी है यह जानने के लिए आपको स्वयं को उसको परखना होगा। सच में ही तो रूप के साथ साथ गुण की भी धनी थी दामिनी, जिसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। सरल हृदयी उनका पुत्र दिग्विजय ने अवश्य कुछ विशेष ही देखा होगा दामिनी में, जो दामिनी उनके शांत जीवन में हलचल मचा गई थी। दामिनी ने रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया था। यह देखकर वह भाव विभोर हो उठी थी और बोल पड़ी थी, क्या कुंवर साहब के जीवन को अपने रूप और गुणों से महकाओगी दामिनी? क्या हमारे वंश को चलाने के लिए हमें चिराग दे पाओगी? इतना प्यार और आत्मीयता थी राजमाता की बातों में। राजेश्वरी देवी से बिल्कुल विपरीत वह उसे आदेश देने के स्थान पर एक तरह से अनुनय कर रही थी। तो क्या राजेश्वरी देवी इसलिए यह प्रस्ताव लेकर आई थी कि वह उनके वंश बेल को आगे बढ़ाने में उन्हें उपयुक्त लगी थी? दामिनी यह सब सोच ही रही थी कि राजमाता पुनः बोल उठी, तुम इस बात की चिंता मत करो कि राजेश्वरी क्या कहेगी। तुम्हें भी सारे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो राजेश्वरी के पास है। तुम पसंद हो हमारे कुंवर जी के लिए। और सच बताऊं, यहाँ आने से पहले हम भी संदेह कर रहे थे, लेकिन अब तो तुमने हमारे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। क्या एक वृद्ध स्त्री को ना करके निराशा करोगी? बहुत वृद्ध हो चले हैं हम। क्या तुम हमारी सांस की डोर टूटने से पहले हमें हमारी सबसे बड़ी खुशी का मुंह दिखा पाओगी? राजमाता की आवाज द्रवित हो गई थी। हम कोई अधिकार ना चाही माता जी। आज आपने सामने से आकर ऐसी बात की, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। राजमाता का मृदु व्यवहार दामिनी के हृदय को छू गया था। आप माई समान हैं, विनती ना करे आदेश करे। अगर हम आपके किसी भी काम आ पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही भागन की बात होगी, कहकर दामिनी ने लज्जा से सिर झुका लिया था। लाज से रक्तिम हुआ उसका चेहरा राजमाता को उसकी स्वीकृति बताने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने प्रसन्न होकर दामिनी को गले से लगा लिया। दामिनी को गले लगाते हुए उन्हें भान हुआ मानो वह उससे पहली बार नहीं मिल रही थी। यह तो कोई पुराना आत्मा से आत्मा का बंधन था जो आज एक हो पाया था। थोड़ी देर पश्चात राजमाता बस्ती से बाहर निकल गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी बस्ती वालों को ढोल ताशे बजाते। एक बार फिर तेजी से बारिश शुरू हो गई थी। बरखा में भी लोग उसी प्रकार से नाच रहे थे। राजमाता का यहाँ आना और दामिनी की स्वीकृति बस्ती वालों को प्रसन्नता की बूंदों में सराबोर कर गया था। राजमाता बस्ती होकर आई थी, यह जानकर राजेश्वरी देवी हैरान थी। उनके आश्चर्य की सीमा तब लांघ गई जब उन्हें पता चला कि दामिनी ने राजमाता के समक्ष विवाह प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति दे दी थी। भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से यही चाह रही थी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह इस बात से स्तब्ध थी कि अब उनके जीवन में उसकी प्रतिद्वंदी आने वाली थी। और उनका कठोर होता चेहरा इस बात को बताने के लिए पर्याप्त था कि वह इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। राजमाता ने कुल पंडित को बुलवाकर पत्रा दिखवाया। तय हुआ था आज से 2 पखवाड़े बाद पंडित जी के छांटे गए शुभ मुहूर्त में दिग्विजय और दामिनी के साथ विवाह बंधन में बंध जाएंगे।
दामिनी के अपने जीवन में आने का समाचार जानकर दिग्विजय का मन प्रसन्नता से भर गया था। यद्यपि वह अपने पूरे जीवन काल में अब तक एक अच्छे जीवन साथी होने का कर्तव्य निभाते आए थे, परंतु प्रीत की डोर जो उनकी राजेश्वरी के साथ बंधी थी, वह स्वयं राजेश्वरी ही तोड़े जा रही थी। पिछले कुछ वर्षों से राजेश्वरी ने जैसे उन पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने प्रारंभ में राजेश्वरी को ये सारे अधिकार दे दिए थे कि वह उनकी भांति स्टेट और उससे संबंधित सभी व्यावसायिक मामले में निर्णय ले सके। परंतु कब धीरे धीरे राजेश्वरी ने उनको दरकिनार कर सारे कामकाज पर कब अपना अधिकार सा जमा लिया था, उन्हें पता ही नहीं चला था। दिग्विजय की सरलता को राजेश्वरी ने उसकी कमजोरी माना था। वह अपनी मनमानी करती गई और सारे कामकाज की बागडोर अपने हाथ में लेती गई। यद्यपि अभी भी सारा कार्य पर अंतिम मोहर दिग्विजय के हस्ताक्षर से ही होकर लगती थी, परंतु वह हस्ताक्षर भी अब राजश्री के मन के अनुसार ही दिग्विजय के द्वारा किए जाते थे। प्रारंभ में राजमाता यशोदा ने राजेश्वरी के इस प्रकार कुल की परंपरा से परे स्वयं व्यवसाय क्षेत्र में उतर जाने पर आपत्ति जताई थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजेश्वरी का व्यक्तित्व दिग्विजय पर हावी होता जा रहा है और राजेश्वरी के लिए हर निर्णय में दिग्विजय की मौन सहमति मिल रही है, तो उन्होंने इसे समय की नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। वास्तविकता में जब राजेश्वरी बहुत ही कुशलता से सब कार्य संभाल रही थी, तो भला किसी को क्या आपत्ति होती। वह कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और दिग्विजय प्रकृति के और निकट होते गए। कुछ तो सदैव स्वयं शांत रहने की प्रवृत्ति और कुछ राजेश्वरी का तीव्र व उग्र होता स्वभाव दिग्विजय राजेश्वरी से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करने लगे थे और इसी वजह से वह राजेश्वरी के साथ कार्य क्षेत्र में ना उपस्थित होकर प्रकृति की गोद में समय बिताया करते थे। एक तरह से राजेश्वरी ने उनके कोमल हृदय को चोट पहुंचा दी थी। क्या दामिनी दोबारा प्रीत पाने के लिए राजेश्वरी का विकल्प थी, या फिर वह अपनी ही छाप छोड़ने दिग्विजय के जीवन में प्रवेश करने वाली थी? यह दिग्विजय को जानने की बहुत उत्सुकता थी। राजेश्वरी के साथ उनका हृदय अन्याय नहीं कर सकता था, परंतु वह अपने उन कोमल भावनाओं का क्या करे जो राजेश्वरी के द्वारा बहुत पहले ही कुचली जा चुकी थी, और अब उन भावनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें अपने सामने दामिनी दिखाई दे रही थी। क्या यह एक कम उम्र की लड़की के प्रति आकर्षण था, या फिर एक सच्चे साथी पाने की अतृप्त प्यास? यह सब तो भविष्य के ग्रत में छुपा हुआ था। उन्हें यह तो नहीं पता था कि दामिनी उनके लिए भविष्य की कैसी जीवन साथी बनकर मिलेगी, लेकिन वह इस बात से आश्वस्त थे कि लालच से परे दामिनी के कदम उसके जीवन में शांति अवश्य लाएंगे। वह शुभ दिन भी आ गया जब उजली सफेद कलाई में लाल रंग की चूड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाई और सुर्ख महावर से पैर सजाए, आंखों के कजरे के संग बड़े बड़े सपने लिए दामिनी अपना नव जीवन प्रारंभ करने की दहलीज पर खड़ी थी। विवाह कुंवर जी की कोठी पर ही होना तय हुआ था और इसलिए उन्होंने दामिनी को तैयार होने हेतु कोठी पर ही बुलाया भेज दिया था, परंतु दामिनी ने यह कहकर उस समय जाने से इनकार कर दिया कि वह अंतिम बार अपने कस्बे से ही विवाह के जोड़े से बाहर निकलेगी। दामिनी की इस इच्छा का सम्मान रखते हुए कस्बे में ही दामिनी को तैयार करने हेतु सहायिकाएं भेज दी गई थी। राजघराने से आए हुए वस्त्र और जेवरात उन्हें संकोच में डाल गए थे, परंतु जब माई ने उन्हें समझाया कि विवाह में उसे राजकुल की मर्यादाओं को ध्यान में रखना ही होगा, तब वह घोर हिचकिचाहट के साथ उन्हीं आभूषणों के साथ तैयार होने को राजी थी। नक्काशीदार कारीगरी किया हुआ सोने के तारों से बना सिल्क का एक कामदार लहंगा मानो दामिनी के लिए ही बना था। राजघराने के परंपरागत सोने के जेवरात आज दामिनी के तन पर लगे अपनी अलग ही चमक दिखा रहे थे। खिलकर आया था दामिनी का सौंदर्य। रूपवती तो वह पहले से ही थी। दुल्हन के राज लिबास में उसे रानी का भव्य रूप प्रदान कर दिया था। एक बार की वह आईने में शम को नहीं पहचान पाई। माई उसकी बलैया लेते ना थकती थी। और शंकर शंकर तो आज सवेरे से ही रो रहा था। उसकी दामिनी राज सुख भोगने जा रही थी। वह सोच सोच कर बार बार उसके हृदय में बड़ी धड़कन के साथ पीड़ा हो रही थी। कहीं दामिनी उसकी बिगड़ती तबीयत को जानकर विवाह को आगे टालने के लिए ना कह दे, इसलिए वह यह बात उनसे छुपाए हुए था। अपनी दामिनी को एक राजकुमारी की तरह सजा संवरा देखकर शंकर को लगा था
जैसे उसका जन्म सफल हो गया था। दामिनी के रूप का यह दिव्य दर्शन नयनाभिराम था। कस्बे के लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह वही पुरानी दामिनी थी जो कमर में छुरी दबाए रखती थी और चीख चीख कर तमाशा दिखाती थी। जब दामिनी तैयार होकर कार में बैठकर कस्बे से बाहर जा रही थी, तो कस्बे के हर परिचित व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। सभी बहती आंखों से दामिनी को भरपूर आशीष दे रहे थे। उन सभी को देखकर दामिनी का मन भी भर आया था और उसकी भी आंखें छलछला आई थी। एक अन्य कार शंकर और कुछ महत्वपूर्ण कस्बे वासियों को लेकर कोठी की तरफ बढ़ रही थी। दामिनी का कोठी में भव्य स्वागत हुआ। दामिनी की तरह कोठी भी आज दुल्हन के श्रृंगार से जगमगा रही थी। राजमाता यशोदा ने सभी सेवक सेविकाओं को निर्देश दे दिए थे कि दामिनी के स्वागत में कोई भी कमी ना छोड़ी जाए। दामिनी का ऐसा भव्य स्वागत राजेश्वरी के मन में व्याकुलता की पराकाष्ठा ला चुका था। परंतु यह सब खेल उसका ही रचा था, इसलिए वह अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। विवाह के दौरान अग्नि के समक्ष दिग्विजय के हाथ में अपना हाथ जाते ही दामिनी का अंतर्मन पिघल गया था। यह वह घड़ी थी जब उसे बोध हो गया था कि उसके जीवन में अब दिग्विजय के प्रवेश के साथ उसकी प्रीत ने भी चुपके चुपके प्रवेश कर लिया था। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हुए उसके मन ने भी अपने कर्तव्य के साथ फेरे ले लिए थे। आने वाले सौभाग्य को अपने आंचल में समेटे दामिनी ब्याह कर दिग्विजय की कोठी में आ गई थी। शंकर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण विदाई के वक्त दामिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर राजमाता ने शंकर के रहने की व्यवस्था भी कोठी में ही करवा दी थी। राजमाता नहीं चाहती थी कि दामिनी अपने मन में किसी भी तरह की फांस लिए नव जीवन का प्रारंभ करे। दामिनी के लिए यह सब एक स्वप्न की तरह था। इतनी विशाल कोठी और ऐसी साज सज्जा कहाँ उसके नसीब में थी। यह सब देखकर वह जैसे अपने आप में ही सिमट गई थी। विवाह समारोह में बहुत अधिक तो नहीं, परंतु कुछ विशिष्ट मेहमान आमंत्रित किए गए थे। सभी मुक्त कंठ से राजेश्वरी की प्रशंसा किए जा रहे थे कि किस प्रकार उसने कड़ा जी करके दिग्विजय का पुनर्विवाह करवाया था। नववधु दामिनी की तरफ एक दृष्टि डाल के सब राजेश्वरी के पास जाकर की गई व्यवस्थाओं और उनके साहसी निर्णय की प्रशंसा कर रहे थे। एक बार फिर राजेश्वरी की प्रभुता स्थापित हो गई थी। जहां राजेश्वरी देवी दंभ में मग्न सभी आए हुए आगंतुकों के बीच प्रशंसा का पात्र बने इतरा रही थी, वहीं दामिनी के प्यारे सलोने मुख को देखकर राजमाता निहाल हुई जा रही थी। एक बात अलग थी कि दिग्विजय दामिनी से दुगनी उम्र के थे, परंतु 35 वर्ष की आयु में भी वह दामिनी संग अपने गठबंधन को अपने आकर्षक व्यक्तित्व से गलत नहीं ठहरा रहे थे। ना तो दामिनी ने अपने पूरे जीवन काल में इतने सजे धजे लोग देखे थे और ना ही इस प्रकार की भाषा सुनी थी। वह तो उस परिवेश में पली बड़ी थी जहाँ पर बात बाद में और गालियों के साथ एक दूसरे को पुकारा जाता था और तन पर आए नए वस्त्र को महीनों पहना जाता था। भव्यता और वैभव्यता से भरा उसका आने वाला नया जीवन उसे अचंभित किए जा रहा था। वह यह तो जानती थी कि वह जिस कोठी में ब्याही जा रही थी, वहां पर सारी सुख सुविधाएं होंगी, परंतु वह दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल उलट होगी, ऐसा उसने सोचा नहीं था। राजसी भोग के वक्त जब सब लोग भोजन करने लगे थे, तब वह घबराई हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर टुकुर टुकुर कर ताक रही थी। अपने सामने लगे इतने बड़े भोजन थाल को उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ना ही ऐसे व्यंजन और ना ही इनके स्वाद से वह परिचित थी। घबराहट में उसका हाथ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी घबराई अवस्था देखकर पास बैठे दिग्विजय ने प्यार से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और उसने धीरे से कहा, घबराओ नहीं दामिनी, इसमें से तुम्हें जो भी अच्छा लगता है खा लो। दिग्विजय के हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखे जाने से दामिनी की बड़ी घबराहट थोड़ी कम हो गई थी, परंतु वह अभी भी भोजन थाल में से कुछ उठाने में संकोच कर रही थी। उसे पेसों पेस में देखकर दिग्विजय ने उसके थाल में से एक मिष्ठान उठाकर उसे खिला दिया। मिष्ठान को खाते हुए दामिनी का गला लाल हो गए थे। रूखा जीवन बिताती आई वह प्रीत के किसी रंग से कहाँ परिचित थी। दिग्विजय का यह कृत्य उसके दिल को भा गया था।
अब दिग्विजय उसकी थाल में से उसे बताते जा रहे थे कि वह क्या-क्या भोजन था और उसे क्या खाना चाहिए था। धीरे-धीरे दामिनी उनके बताए अनुसार सारे मिष्ठान और भोज्य पदार्थ चख रही थी। वह भोज्य पदार्थ जो कि दिग्विजय ने उसे मीठा बताया था, वह वास्तव में तीखा था। उसका एक ग्रास मुंह में लेते ही दामिनी को हल्की सी खांसी आ गई थी। यह देखकर दिग्विजय ने तुरंत पानी का गिलास दामिनी की ओर आगे बढ़ा दिया था। प्रीत का चल रहा यह सारा रंग देखकर जहां दादी निहाल हुए जा रही थी, वही राजेश्वरी का जी जलते कोयले सा हो गया था। उसने मन ही मन अपने इस संकल्प को दोहरा लिया था कि एक बार संतान प्राप्ति हो जाए, फिर वह दामिनी को एक क्षण भर के लिए भी ना दिग्विजय के जीवन में रहने देगी और ना ही इस कोठी में। बाहरी साड़ी को संभाले दामिनी जब पैरों में पायल लिए उस विशाल कोठी में चलती, तो लगता संगीत की सरगम फिजा में तैर रही होती। हमेशा निर्भीक बात करने वाली दामिनी का साहस कोठी की वैभवता ने चुरा लिया था। हमेशा चिड़िया की तरह बोलने वाली अब मौन रहने लगी थी। राजेश्वरी को इंतजार था कि कब दोनों के मिलन की परिणति दामिनी के गर्भ धारण के रूप में हो, जिससे वह अपनी योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ करे। परंतु सरल हृदय दिग्विजय का तो मन कुछ और ही कहता था। दिग्विजय को प्रीत के मिलन से पहले दामिनी की मित्रता का संग चाहिए था। राजसी ठाठ बाट से अकुलाकर दामिनी कोठी के सामने बाग में चली जाती थी और वहां पर ताजी हवा में वक्त बिताना चाहती थी। हमेशा खुले जीवन की आदि वह कोठी में घबराहट महसूस करती थी और खुले वातावरण में आकर एक पंछी की तरह उड़ने को तैयार रहती थी। दामिनी को जब दिग्विजय बाग की सैर कराते और उसे तरह तरह के पेड़ पौधे और उसमें पल रहे अपने पशु पक्षियों से मिलवाते, तो दामिनी का रहा सहा डर भी जाता रहा था। अब वह उन्मुक्त उनके साथ हंसती थी और उसे हंसता देखकर दिग्विजय को लगता था मानो उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई थी। जिस मधुर मिलन की प्रतीक्षा में राजेश्वरी घात लगाए बैठी थी, वह तो मित्रता के रंग तले दुबक गया था। शंकर का इलाज कराया जा रहा था। जब वह थोड़ा स्वस्थ हुआ तो राजमाता ने उससे उसकी किसी इच्छा को पूरा करने के विषय में कहा, तो शंकर ने प्रसन्न होकर दामिनी के विवाह को लेकर अपने बोले बंधे तीर्थ स्थान के भ्रमण की इच्छा जताई थी, जिसको सहर्ष राजमाता ने स्वीकार कर लिया था और अब शंकर तीर्थ धाम पर निकल चुका था। मित्रता के बयार चल पड़ी थी। जिस बात की दिग्विजय को तीव्र आकांक्षा थी, दामिनी उनकी मित्र के रूप में उन्हें अपने जीवन में मिली थी। ऐसा नहीं था कि दिग्विजय मात्र मित्रता के रंग में रंगे हुए थे। दामिनी को देखते ही उनके दिल में उठ रही हिलोर उन्हें दामिनी की ओर निकट ला रही थी। जैसे जैसे दामिनी उनके साथ ज्यादा समय बिता रही थी, वह उनके हृदय के भी समीप आती जा रही थी। मन में संकोच लिए उनके कदम कभी भी दामिनी के कमरे के बाहर कुछ घड़ी रुक वापस चले जाते थे। जब दामिनी श्रृंगार कर बाग में आती, तो दिग्विजय को अपनी निगाहें उस पर ठहरी हुई सी प्रतीत होती थी। आज पूर्णमासी की रात थी। चंद्र दर्शन दामिनी को बचपन से ही प्यारा था और जब वह अपने पूर्ण आकार में हो, तो भला दामिनी को क्यों ना उसके दर्शन करने थे। रात्रि की बेला में वह कोठी से बाहर बाग में पड़े झूले पर आकर बैठ गई थी। रात्रि की बेला में वह कहीं डर न जाए, यह ध्यान करते हुए दिग्विजय उनके साथ बाग में आ चुके थे। पूर्ण चंद्रमासे की चांदनी में दामिनी का रूप आज अपनी सर्वोत्तम छटा बिखेर कर दमक रहा था। खिलखिलाते गालों संग उसके चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। दिग्विजय को अपना हृदय अब दुगनी गति से स्पंदित होता प्रतीत होने लगा था। यह पहली बार नहीं हुआ था। दामिनी को देखते ही अपने नेत्रों के सामने दामिनी के प्रकट होते ही उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि का समस्त संचित सौंदर्य अपने अंक में समेट कर आई दामिनी वह रूप सुंदरी थी जिसका निर्माण ईश्वर ने स्वयं दिग्विजय के लिए बहुत ही मनोयोग से किया था। चंद्रलोक में उसका गौरवर्णीय अंग विद्युत लेखा के तरह चमक रहा था। उसका मुखारविंद मानो ईश्वरीय सुषमा से चमक रहा था। दूर से दिग्विजय को निहार रहे उसके नेत्र अब समीप आकर लज्जा के भार से झुक चुके थे। उसके तेजोमय मुखमंडल पर खिले कमल समान ओष्ठ अपने ऊपर पड़ी दिग्विजय की दृष्टि से स्पंदन करने लगे थे। वह प्रीत मिलन की रात थी। दामिनी ने दिग्विजय के प्रेम को तन और मन दोनों से अंगीकार कर लिया था। आज दामिनी का कक्ष दिग्विजय के लिए इस संसार का सबसे सुखद स्थान था।
दामिनी के टूटे-फूटे शब्द की भाषा को सुनकर वह प्रसन्न रहते। कभी उसकी किसी बात पर हँसकर अगर वह खिलखिलाते, तो रूठी दामिनी को मनाना अब उनका सबसे प्रिय काम था। राजमाता प्रीत के इस रंग को देखकर संतुष्ट थी। आने वाले भविष्य से ज़्यादा वर्तमान में दिग्विजय का सुखद जीवन उन्हें ज़्यादा संतुष्टि देने वाला था। मित्रता संग प्रीत की नैया पर सवार होकर दिग्विजय और दामिनी अब उस घड़ी की प्राप्ति करने वाले थे, जिसके लिए विधाता ने उनका मेल करवाया था। विवाह के चंद माह पश्चात दामिनी गर्भवती हो गई थी। दिग्विजय के जीवन में यह समाचार खुशियों की सौगात लेकर आया था। दादी माँ ने यह समाचार सुनकर दामिनी को हृदय से लगा लिया था। उनकी सूनी कोठी में नन्हे नन्हे पाँव छम छम कर घूमेंगे, सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। दिग्विजय ने जब भाव विभोर होकर कहा था, दामिनी, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम जो चाहो सब तुम्हारा है। यह शब्द सुनते ही पास बैठी राजेश्वरी सतर्क हो गई थी। वह अनुमान लगा रही थी कि दामिनी उनकी विरासत में कुछ भारी हिस्सा मांगने की फिराक में होगी, परंतु उसकी आशा के विपरीत दामिनी ने लज्जा कर जब यह कहा, कहाँ मांगे कुंवर जी, आप हैं तो सब कुछ है, बस आपका साथ चाहिए और कछु ना। तो राजेश्वरी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, यह जानते हुए भी कि दादी माँ और राजेश्वरी पास ही खड़ी हैं। दामिनी के ऐसे कहते ही दिग्विजय अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने आगे बढ़कर दामिनी को हृदय से लगा लिया था। बस यही तो चाहा था उन्होंने भगवान से, निष्पाप निष्काम सच्ची प्रीत। दामिनी के रूप में जो उन्हें ईश्वरीय प्रसाद मिला था, उसे पाकर वह भाव विभोर हो उठे थे। दादी माँ के सामने ही अंक लगाते देख दामिनी लज्जा से गठरी बन गई थी तथा दादी माँ हंसते हुए एक बार फिर दोनों की बलैया ले रही थी और राजेश्वरी पास बैठी। उन्हें तो अब यही योजना अमल में लानी थी कि जो उन्होंने दामिनी के गर्भ धारण करने के पश्चात करने की सोची थी। दिग्विजय अब पहले से ज़्यादा दामिनी के साथ समय बिताया करते थे। वह न केवल उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखते थे, अपितु उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनकी नियमित चिकित्सकीय जांच के साथ बाग में नियमित सैर भी कराते थे। दामिनी के गर्भावस्था का प्रथम तिमाह चल रहा था और इस बार की चिकित्सकीय जांच में चिकित्सक ने सतर्कता बरतने को कहा था, जिसको सुनकर दिग्विजय चिंता में पड़ गए थे। उनकी यह चिंता तब और बढ़ गई थी जब उन्हें अचानक आई न्यायिक जांच के चलते अति विशेष काम से बाहर जाना पड़ रहा था। वास्तविकता में यह राजेश्वरी की योजना थी। राजेश्वरी को हर हाल में दिग्विजय को दामिनी से दूर रखना था, जिससे वह उसके प्रति अपने लगाव कम कर पाए, और इसी के चलते राजेश्वरी ने कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि दिग्विजय का जाना अनिवार्य बन गया था। परंतु दामिनी को इस स्थिति में छोड़कर दिग्विजय जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जितना दामिनी के पास दिग्विजय का रुकना आवश्यक था, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक उनके उस कार्य के लिए थी, जहां उनका जाना असंभव भावी था। यह मामला एक विवादित जमीन का था, जो कभी दिग्विजय के परिवार की विरासत हुआ करती थी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।